So this is coming 450. So that means के Q 0 डिग्रीज पर है और R 450 डिग्रीज पर है, तो इनके बिटवीन फेज डिफरेंस 450 डिग्रीज आ जाता है. ठीक है. Right guys, is this clear? आगे अगर हम चलें तो ये कह रहे हैं कि figure 4.1 shows the position of the string at time t is equal to 0. Describe how the displacement of the point Q on the string varies with the time from 0 to 0.01 second. यहां पर अब आपको काफी चीजें देखनी पड़ेंगी. सबसे पहले ऊपर अगर आपको बेटे टाइम पीरियड गिवन है 0.02 का, तो पॉइंट क्यू के बारे में अगर हम कंसिडर कर लें तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये नीचे जाएगा या वापस ऊपर जाएगा. ठीक है. पी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है इस वक्त, और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है विच इज द एम्पलीट्यूड, कहीं मेंशन्ड है तो हम देख लेते हैं कहाँ है कुछ या नहीं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेंशन नहीं है. तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर वेव का टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड्स है, तो 0.01 सेकेंड में कंपैरेटिवली इसकी पोजीशन हमें बतानी है. So any suggestions? What should I do? ठीक है. देखो इन्होंने ये कहा कि 4.1 जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर है. तो आपने बताना है कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट q ऑन द स्ट्रिंग वेरीज विद द टाइम 0 से 0.01 सेकेंड्स. ये फिगर 4.1 है और पॉइंट p अपनी एक्चुअल जगह पर है. Come on guys, ये क्वेश्चन है. और हम पॉइंट क्यू के बारे में बात कर रहे हैं. और इनका क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ. डिस्क्राइब हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्यू ऑन द स्ट्रिंग वेरीज विद द टाइम. पॉइंट क्यू ये रहा, जो कि इनिशियली मीन पोजीशन पर है. चलें जी सुन लें, इधर देखें. सबसे पहले बेटे हम ये कहेंगे कि अगर टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड्स है, तो पहले आप निकाल लें t/2, हाफ टाइम हो जाएगा 0.01 सेकेंड्स. और अगर आप मजीद निकाल लो t/4, तो ये आ जाएगा 0.005 सेकेंड्स. ठीक है. अब कंपैरेटिवली अगर हम कंसिडर करें तो पॉइंट क्यू की मैं वाइब्रेशन आपको देता हूँ, बल्कि वेव से हटाकर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. सपोज कर लो ये मीन पोजीशन है, और लेट अस सपोज पॉइंट क्यू यहाँ पर है. दिस इज द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू. तो बेटे जब ये नीचे जाएगा तो टाइम हो जाएगा t/4. t/4 पर ये अपनी
लोवेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा 0.005 सेकेंड्स। फिर बेटे जब ये वापस ऊपर आएगा तो मजीद T/4 कंज्यूम हो जाएगा और जब ये यहां पर आएगा तो टोटल टाइम आपके पास हो जाएगा 0.001 सेकेंड, सॉरी 0.01 सेकेंड्स। और जब ये वापस ऊपर जाएगा, आई एम जस्ट शोइंग यू मोर ऑफ इट, तो फिर से T/4 कंज्यूम करेगा और जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास जो टाइम है दिस इज गोना बी 0.015। और जब ये फिर वापस आएगा सो दिस मींस एक और टाइम T/4 कंज्यूम होगा और ये टाइम हो जाएगा पूरा 0.02। तो मैंने आपको पूरी इसकी वाइब्रेशन मोशन दिखा दी। अब हमें टाइम T/4 मतलब वी जस्ट नीड टू नो, तो आई थिंक टाइम 0.01 सेकेंड के बाद ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर चला जाएगा। लेकिन इसको, इस बिहेवियर को मैं नीचे किस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा पॉइंट क्यू को। या इन्होंने डिस्प्लेसमेंट पर बोला है तो हम बता देंगे कि इट विल बी एट इट्स मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। 1 मार्क इसका हो जाएगा एंड एट 0.01 seconds it returns to the actual position। ये एक्चुअल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। गेट इट? चलो अमीगोस, इज दिस क्लियर? कैन आई जस्ट मूव ऑन? बेटे सबको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अभी कहते हैं स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ऑन अ डिफरेंट स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रेच। ये वाला नहीं है जो ऊपर इन्होंने दिखाया है, एक डिफरेंट स्ट्रिंग है बिल्कुल, और दो फिक्स पॉइंट है। अगर बेटे आगे जाने से पहले यहाँ पर मैं मार्क करना चाहूँ तो आई कैन ऑलवेज से कि ये सारे के सारे नोड्स हैं, दे ऑल आर द नोड्स। तो ये सेकंड हार्मोनिक है। कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ नोड ऑफ अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में नोड क्या होता है? इट रेफर्स टू द पोजीशन where the amplitude or displacement remains zero। कहते हैं स्टेट द नंबर ऑफ एंटी नोड्स ऑफ द वेव शोन। तो आई थिंक एंटी नोड्स अगर मैं मार्क करूं तो बेटे एक एंटी नोड यहाँ होगा और एक यहाँ पर, सो देयर विल बी 2 एंटी नोड्स, दो हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डब्ल्यू एंड जी। देखो बेटे अगर मैं यहाँ पर आपको इसका स्टेशनरी वेव का लूप कंप्लीट करके दे दूं तो ये ऐसे, ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेशनरी वेव में एक ही लूप के अंदर पॉइंट्स होते हैं तो वो इन फेज होते हैं, और अगर एडजेसेंट लूप में होते हैं तो वो आउट ऑफ फेज होते हैं। तो W और Z एडजेसेंट लूप में तो दे आर आउट ऑफ फेज विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज। आगे कहते हैं कि a new stationary wave is now formed on the string। The new wave has a frequency that is half of the frequency of the wave shown in the figure। देखो यारों, स्ट्रिंग में पहले अगर दो लूप बन रहे थे, आप फ्रीक्वेंसी हाफ करते हो तो अब एक ही लूप बनेगा। तो ये कहते हैं कि आपने नया वेव ड्रॉ करना है। बिल्कुल बनाते हैं जी। हम सिर्फ वैसे बना देंगे क्योंकि स्ट्रिंग एक ही जगह पर होता है, या ऊपर या नीचे।
और पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स अगर नहीं भी बोला तो आप बना दो प्लीज। ये दो नोड्स आ जाएंगे और बीच में आ जाएगा एक एंटी नोड। ठीक है, so this question is done. Come on guys, let me know, is this clear? चलें बेटे, हरी अप क्विकली आगे चलें। यार आप उसी वक्त पूछ लेते हैं ना बेटे, अगर आप पुराने वाले पार्ट को दोबारा एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। और ये काफी सिंपल सा स्केच है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। एक सिंपली वाइब्रेशन या ऑसिलेशन है मेरे भाई। ये अगर मीन पोजीशन है, यार आपको मैं ये वाला पार्ट सिर्फ समझा सकता हूँ, आप ये देख लें। ये अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो बेटे ये अपनी एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट करेगा? पहले जाएगा लोवेस्ट पोजीशन पर, फिर ये वापस ऊपर आएगा और फिर ये मजीद ऊपर जाएगा एंड इट देन इट कम्स बैक। ये इसकी एक ऑसिलेशन है ना बेटे। तो अगर टोटल टाइम टी है तो हर एक पोजीशन के बिटवीन जो टाइम लगेगा वो T/4 लगेगा। तो अगर टोटल टाइम जो है वो लग रहा है 0.01 सेकेंड, तो आप पहले से निकाल लो T/2, ये हो जाएगा 0.005 सेकेंड्स। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। टोटल टाइम गिवन है 0.02 सेकेंड्स, तो हाफ टाइम हो जाएगा 0.01 सेकेंड। और अगर आप T/4 यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने वाला जो टाइम है वो हो जाएगा 0.005 सेकेंड्स। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लूं 0 सेकेंड पर, तो बेटे जब ये लोवेस्ट पोजीशन पर जाएगा तो कोई टाइम 0.005 लग जाएंगे। फिर जब ये वापस ऊपर जाएगा तो मजीद T/4 लगेंगे। तो टोटल टाइम इसको वापस मीन पोजीशन में आने के लिए हो जाएगा 0.01 सेकेंड। फिर ये ऊपर जाएगा, मजीद T/4 टाइम लेगा यानी 0.005 सेकेंड लेगा। तो ऊपर जब पहुंचेगा तो टाइम हो जाएगा 0.015 सेकेंड। और जब ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा तो ये टाइम हो जाएगा 0.02 सेकेंड। तो ये इसकी पूरी एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो उन्होंने 0.01 सेकेंड पर पूछा था तो हमने बता दिया कि ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएगा। गेट इट? और ऊपर हमें यहाँ पर दो लूप्स दिए हुए थे, अगर फ्रीक्वेंसी हाफ करेंगे तो एक लूप बनेगा, तो हमने यहाँ पर एक लूप बना दिया। लेकिन आप हैबिचुअल हैं आई थिंक इस चीज के कि पूरा लूप बनाए, तो भाई आपको बताया था कि पूरा लूप नहीं बनता है, आप बना लें लेकिन रोप किसी एक ही जगह पर होगी, ऊपर या नीचे। तो हर सवाल को बेटे दो दफा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मेक श्योर कि आप इसको एक ही दफा में अंडरस्टैंड करें। अब देख लेंगे, गेट इट? तो चलें गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन ट्यूब मॉडल मई जून 2019 वेरिएंट 23। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहते हैं बेटे कि a vertical tube of length 0.6 meter is open at both the ends। दोनों एंटी नोड्स हैं। कहते हैं कि an incident sinusoidal sound wave of a single frequency travels up the tube A। नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। कह रहे हैं stationary wave is then formed in the air column with antinodes at both ends and a node at the midpoint। कह रहे हैं explain how the stationary wave is formed from the incident sound wave। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो भी वेव आपने भेजी है जो कि इंसिडेंट प्रोग्रेसिव है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, द इंसिडेंट progressive wave gets reflected from
the other end आप बोलें या edge बोलें, मैंने आपको बताया भी था ओपन ट्यूब में ये कहां से टकराकर वापस आती है, एज से, रिजल्टिंग इनटू रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ये दोनों वेव्स मीट करेंगी। द इंसिडेंट एंड reflected wave overlaps या they undergo interference या they superpose to result the stationary wave। ठीक है, आगे चलते हैं, कहते हैं कि on the figure sketch the graph to show the variation of the amplitude of a stationary wave with the height h above the point of the tube। अच्छा देखो, अब यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बेटे इन्होंने कहा है हाइट अबव द बॉटम ऑफ द ट्यूब। तो चलो ये देखो, अगर आप बॉटम ऑफ द ट्यूब से स्टार्ट करते हैं तो बेटा हम अज्यूम कर लेते हैं जीरो। जीरो पर एंटीनोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं और नोड पर पहुंचते हैं, दैट मींस विच इज 0.3 मीटर्स, तो आपके पास एक नोड आता है, दैट मींस जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाती है 0.3 पर। और जब आप मजीद ऊपर जाते हैं एक और एंटी नोड आता है विच इज एट 0.6 मीटर्स, तो आपके पास एक और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। बस इन्हीं को हम नीचे पॉइंट प्लॉट करेंगे और स्केच कर देंगे। तो जीरो पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वर्टिकल एक्सिस पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा हुआ, तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कहीं पर भी मार्क कर दें। जैसे जीरो पर मैंने कहा कि ओके फाइन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, और 0.6 पर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, जबकि 0.3 पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, अब आप अगर इसको बनाना चाहें तो आई थिंक मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, ये लेकिन जीरो होना चाहिए। ओके, ठीक है बेटे, तो इट वाज एन इजी ग्राफ। अब आगे चलते हैं कि फॉर द स्टेशनरी वेव स्टेट हमें स्टेट करनी है the direction of oscillation of an air particle at a height of 0.15 meters above the bottom of the tube। हमें देखना पड़ेगा कि 0.15 meters कहां पर लाई कर रहा है। सो आई थिंक 0.15 meters, जीरो और 0.3 के बीच में यहां पर कहीं होगा। दिस इज 0.15 meters। तो यहां पर अगर मैं एक एयर का पार्टिकल आपके लिए मार्क कर दूं, तो बेटे एक एयर का मॉलिक्यूल एंटी नोड और नोड के बीच में, अभी कैसे वाइब्रेट करेगा? देखें जी, जो जा रही है ऊपर वो साउंड है, ऐसे गई है, ये साउंड वेव है। तो बेटे जब भी साउंड ट्रेवल करती है तो वहां पर मौजूद पार्टिकल जो हैं वो कैसे ट्रेवल करेंगे? पैरेलल, मतलब ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। सही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी वेव बन गई है तो अब नॉर्मली, अब या तो आप ऊपर का बता दें या आप नीचे का बता दें। ठीक है, सो अब इसको ऊपर नीचे लिखने के बजाय हम ये देख सकते हैं कि ये पैरेलल टू द ट्यूब या अलोंग द ट्यूब है। सो इस बात को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दिस पार्टिकल इट विल वाइब्रेट vertically along the tube। ठीक है, बिकॉज ये जो 0.15 है ये एग्जैक्टली अगर नोड पर होता तो हम जीरो डिस्प्लेसमेंट लिख देते।
अब कहते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ हाइट ऑफ 0.1 मीटर एंड अ पार्टिकल एट अ हाइट ऑफ 0.2 मीटर्स अबव द बॉटम ऑफ द ट्यूब। कह रहे हैं इनके फेज डिफरेंसेस निकालें। 0.1 और 0.2 मीटर्स आ जाएं जी। अब मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं बिकॉज आई हैव टू आंसर द अदर क्वेश्चन। सो बेटे सबसे पहले तो इनके बीच में यहां पर होता 0.15, तो आई थिंक यहां पर कहीं पार्टिकल होता। सपोज कर लेते हैं कि अगर ये 0.1 मीटर्स है तो 0.2 मीटर्स कहीं यहां पर होता। रैंडमली आई एम मार्किंग, ये 0.2 मीटर्स होता। अंदर अगर मैं स्टेशनरी वेव आपको बनाकर दिखाऊं तो आई थिंक हमने इसी तरीके से किया था कि बेटे एंटी नोड पर मैक्सिमम और नोड पर जीरो, इस तरीके से ये बनेगी। तो हमने ये देखना है कि 0.1 पर एक पार्टिकल यहां मौजूद है और 0.2 पर एक पार्टिकल यहां मौजूद है, तो ये दोनों पार्टिकल्स एक ही लूप के अंदर हैं बेटे, और विद इन अ लूप ऑल द पार्टिकल्स दे आर इन फेज, और उनके बिटवीन फेज डिफरेंस होता है 0 डिग्रीज का। गेट इट? वेरी गुड क्वेश्चन टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये 0 डिग्रीज आ जाएगा बेटे। सबको क्लियर है? कैन आई जस्ट गेट अ क्विक रिप्लाई बच्चों? बेटे इन्होंने कहा दो पार्टिकल हैं 0.1 मीटर और 0.2 मीटर्स पर। जब मैंने रफली 0.1 मीटर्स और 0.2 मीटर्स यहां पर बनाया, तो आप ये देख लो कि 0.1 पर एक पार्टिकल कहीं यहां पर होगा और 0.2 पर एक पार्टिकल कहीं यहां पर होगा। फिर मैंने स्टेशनरी वेव बनाई दो एंटी नोड्स के बिटवीन। तो आई थिंक ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं ये एक ही लूप के अंदर हैं स्टेशनरी वेव में। व्हेन टू पॉइंट्स आर लाइंग इन द सेम लूप, उनके बिटवीन फेज डिफरेंस जीरो होता है। ऑल द पॉइंट्स विद इन अ लूप दे बिहेव इन फेज। ठीक है, तो इसीलिए इनके बिटवीन फेज डिफरेंस जीरो। आगे कहते हैं द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज 340, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो बेटे देखो, फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो फॉर्मूला तो एक ही है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड 340 आ गई, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ चाहिए। अब वेवलेंथ के लिए आप वापस जाओगे ट्यूब पर, तो ये जो 0.6 मीटर्स का डिस्टेंस आपको मार्क हुआ हुआ दिया है, ये दो एंटी नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस है। ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है ना आपको बेटे 0.6 मीटर्स। तो ये दो एंटी नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस है, और एंटी नोड के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है दिस इज लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा आ जाएगा 1.2 मीटर्स। इस साइड पर हम मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पर। तो अब मैं वैल्यू इसकी पुट करूंगा, lambda is 1.2, so can I get the frequency? 283.3, और दो सिग्निफिकेंट फिगर में 280 हर्ट्ज। आगे कहते हैं बेटे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज नेक्स्ट फॉर्म। देखो मैंने आपको बताया था कि ओपन ट्यूब इज सेम एज द स्ट्रिंग। तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है ये डबल हो जाएगी। ऐसे ही है, वरना हम निकालेंगे, चेक कर लेते हैं डबल होती है या नहीं। देखो ब्रो, डायरेक्ट ना करें, चेक कर लें।
मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास बेटे ट्यूब है, थोड़ी बड़ी कर देते हैं। अच्छा, ऐसे में यहां तो पहले की तरह दो एंटी नोड्स मौजूद हैं, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, सही है, व्हेन इट इज ग्रेजुअली इंक्रीज, तो जब अगली आपके पास स्टेशनरी वेव बढ़ेगी तो बेटे उसमें एक अदद एंटी नोड और आ जाएगा। तो अब अगर बीच में आप नोड मार्क करना चाहें, उसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन चले मार्क कर ले, ये नोड्स आ गए। अब द थिंग इज कि मुझे स्पीड तो चेंज होगी नहीं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये आपके पास जो पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक 0.6 मीटर्स का, अब आप जरा इसमें चेक कर लें कि ये एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस जो है ये लैम्डा बाई 2 है, और ये भी एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब है कि लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.6 मीटर्स, या 0.6 मीटर्स के अंदर दो लैम्डा बाई 2 है। अब अगर मैं निकालना चाहूं तो स्पीड बेटे वही है 340, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो वेवलेंथ हो गई 0.6, तो 340 डिवाइडेड बाय 0.6, कैन आई गेट एन आंसर? ये डबल हो जाएगी, सिंपल एज दैट। आप उसको डायरेक्टली याद रखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो भाई आंसर बता दो। 340 डिवाइडेड बाय 0.6, 566.66, ये हो जाएगा 570 हर्ट्ज। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको इस तरीके से करता, मतलब के लिए दिस इज टू मच। डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि ओपन ट्यूब के अंदर तमाम केसेस जो होंगे वो वही होंगे जो स्ट्रिंग के अंदर होते हैं। तो जब आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2 टाइम्स द फंडामेंटल, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने ऊपर निकाली थी 283.3। अब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये देखें ये एग्जैक्टली 566.6 आ रहा, तो करने की जरूरत ही नहीं थी। गेट इट? सिर्फ क्लोज ट्यूब में आपको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, ओपन ट्यूब और आपके पास स्ट्रिंग के अंदर जो केसेस हैं वो सारे के सारे सेम है। चलें बेटे, ये क्लियर हो गया, आगे चलें। गेट अ क्विक रिप्लाई। बेटे अगर पार्टिकल्स एक ही लूप में नहीं होंगे तो आप अपने नोट्स जाकर देखें ना। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर एडजेसेंट लूप में है तो फेज डिफरेंस होता है 180, ऑल्टरनेट लूप में होता है तो फेज डिफरेंस होता है 180 360। गेट इट? मारवी नोट्स को रेफर करें बेटे प्लीज। मेजू 2018 वेरिएंट 22 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न पर होगा जैसे हमने ट्यूब के अंदर वाटर लेवल चेंज किए। ये कहते हैं डिफाइन द वेवलेंथ ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। तो इसके लिए मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन प्रोग्रेसिव वेव के लिए कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट वेव फ्रंट्स, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट वेव फ्रंट। आगे चलें तो ये कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय एंटी नोड। तो एंटी नोड बेसिकली एक पॉइंट होता है, इट रेफर्स टू द पॉइंट where amplitude is, yeah, it remains maximum. आगे चलते हैं, कह रहे हैं a loudspeaker producing sound of constant frequency is placed near the open end of a pipe। देखो पहले मैं आपको इसको समझा दूं,
देखो बेटे, इसमें होता ऐसे है कि ये जो पिस्टन है, आप इसको ग्रेजुअली पीछे मूव करते जाएंगे और आपके पास फर्स्ट लाउड साउंड, सेकंड लाउड साउंड इस तरीके से आती जाएगी। अभी इस वक्त ये वो पूरा मीडियम है जिसके अंदर साउंड क्रिएट होगी। ये मैंने एयर, आप अज्यूम कर लो कि ये एयर बना दी है मैंने, ठीक है। एट द मोमेंट ये यहाँ पर है, सही है। और पीछे वाला पिस्टन मूव करेगा। कहते हैं अ मूवेबल पिस्टन इट एट अ डिस्टेंस x इनिशियली फ्रॉम द लाउड स्पीकर। कहते हैं और ये एक क्लोज पाइप के तरह एक्ट कर रहा है। इट इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो बाय मूविंग द पिस्टन टू द लेफ्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड। कहते हैं द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340। अ मच लाउडर साउंड इज फर्स्ट हर्ड। पहला लाउड साउंड जब भी सुनाई देगा तो दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये कब? जब x 4.5 सेंटीमीटर हो जाए। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अभी जो है ये 4.5 सेंटीमीटर देगा, तो बेटे ओपन एंड पर बनेगा एक एंटी नोड और एंड पर बन जाएगा एक नोड। दिस इज एन एंटी नोड एंड दिस इज अ नोड। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है ये लैम्डा बाय 4 होता है। तो लैम्डा बाय 4 4.5 सेंटीमीटर आ गया। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी। तो बेटे इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड आपको गिवन है 340। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वेवलेंथ के लिए मैं साइड पर वर्किंग आपको दिखा देता हूँ कि पहला लाउड साउंड सुनाई दिया तो दैट मींस उसमें एक नोड और एक एंटी नोड होगा और उनके बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 है विच इज 4.5 सेंटीमीटर्स। और तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर्स और 0.18 मीटर्स। तो लैम्डा की जगह 0.18 रखेंगे तो आई एम गोना गेट द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो बताएगा कितना आ रहा है बेटे? 1888। तो 1900 हर्ट्ज आएगा। आगे देखते हैं तो कहते हैं आफ्टर अ टाइम इंटरवल अ सेकंड मच लाउडर साउंड इज हर्ड। कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट लाउडर साउंड एंड द सेकंड लाउडर साउंड बीइंग हर्ड। क्वेश्चन थोड़ा तबाही है। पहले तो आप ये देखिएगा कि ये कैसे हो रहा है। देखें बेटे, ये दो पास इस तरीके की लाइन है जो कि आप कर रहा है। बल्कि मैं एक पेज ऐड करके आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ये देखो, अब इस टाइप के सवाल आते रहेंगे तो बेटे यू नीड टू प्लीज पे अटेंशन, ओके। अब सपोज कर लें कि हमारे पास ये पिस्टन था, जिसको हम बैक साइड पर मूव कर सकते थे। ये आपको मैंने पहले बनाकर दिखाया। जब ओपन एंड पर, दैट मींस यहाँ पर लाउड साउंड बनी है, ठीक है। लाउड साउंड इज हर्ड, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पर आपको दोबारा मार्क करके दिखा दूं तो ये हमारे पास एंटी नोड था, पहला एंटी नोड, और ये क्या था? नोड। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस था दिस वाज 4.5 सेंटीमीटर्स। अभी कहते हैं आपने इसको पीछे ले गए और सेकंड लाउड साउंड सुनाई दिया। तो बेटे अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम इसको पीछे लेकर जाते हैं। लेट्स से ये, तो अब जब आपने पीछे मूव करा
तो ये नोड और एंटी नोड अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास इतना डिस्टेंस आपने और करा जो मैंने पिंक से, देखो अगर हमारे पास ओपन एंड पर सेकंड लाउड साउंड सुनाई दिया है, तो इसका मतलब है अब ये एंटी नोड एक नहीं होगा बल्कि दो होंगे। तो एक एंटी नोड और चाहिए, तो वो हमने मार्क कर दिया यहाँ पर, तो एक नोड भी होगा यहाँ पर, राइट। सो दिस विल बी द न्यू सिचुएशन। लेकिन एज यू नो कि अब सेकंड लाउड साउंड का मतलब ये है कि आपके पास जो स्टेशनरी वेव भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। पहले वाले केस में द स्टेशनरी वेव वाज फॉर्म्ड समथिंग लाइक दिस। अब बेटे जो स्टेशनरी वेव बनी है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन नोड और एंटी नोड के बिटवीन पहले आपने जो डिस्टेंस निकाल ली है ये सेम रहेगा। इसका मतलब अगले वाले भी नोड और एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस 4.5 ही रहेगा। मजीद आगे एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस भी 4.5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ठीक है बेटे। तो अब इनका सवाल ये है कि कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट लाउड साउंड एंड द सेकंड लाउड साउंड। देखो अगर मैं यहां पर मजीद इसको मार्क कर दूं तो बेटे फर्स्ट लाउड साउंड अपेयर हुआ था, पिस्टन वाज हियर, पिस्टन यहां पर था फॉर फर्स्ट लाउड साउंड। सेकंड लाउड साउंड जब आई तो पिस्टन यहां पर पहुंच गया, और सेकंड लाउड साउंड द पिस्टन इज हियर। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड लाउड साउंड के बिटवीन पिस्टन ने जो टोटल लेंथ कवर करी है वो ये है, दिस इज द डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड। ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लाउड साउंड, और ये डिस्टेंस कितना है 9, नीचे नजर आ रहा है पूरा, ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर्स है। तो अब मैं ही कह सकता हूं कि सिंस अब आपने क्योंकि साउंड की बात नहीं करनी, पिस्टन की मोशन की बात करनी है, तो बेटे पिस्टन का फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे टाइम निकालना है कि इसको कितना लगा, तो दिस इज गोना बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है 9 सेंटीमीटर्स का, और इसकी स्पीड हमें स्टार्टिंग में दी हुई थी पिस्टन की, इट वाज 0.75 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो कैन आई जस्ट गेट एन आंसर? 12 सेकेंड, बिंगो buddy, 12 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन। 12 सेकेंड इज द आंसर फॉर 2 मार्क्स। अब मैं करता ये हूं कि आपको इसी तरह का ट्यूब और पिस्टन वाली मूवमेंट का एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है बेटा, आप ओ लेवल्स में नहीं है, आप ए लेवल्स में, आप एडवांस लेवल में। मारवी, जब तुम आंसर पूछती हो मैं तुम्हें आंसर करता हूँ, लेकिन whenever I ask is it clear, you never reply. Come on guys, hurry up. Is this clear? Can I just move on? इससे बेहतर डायग्राम बनाकर तो नहीं समझा सकता यार मैं। अब बेटे जो रिप्लाई नहीं करते ना, क्वेश्चन पूछे मुझसे। उमर यार फजूल बात नहीं। ऐसे और क्वेश्चन हैं, मैं देख लेता हूँ। तो पहले हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। गिरा आ गया वो, May June 2010 variant 22।
इसके फौरन बाद हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटे दे आर सेइंग स्टेट टू फीचर्स ऑफ स्टेशनरी वेव दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव वेव। देखो सबसे पहले तो स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, सो एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव। ठीक है, पहला डिफरेंस। अच्छा, दूसरा डिफरेंस, इसके अंदर दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बिटवीन या एंटी नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, जबकि वहां पर होता है, आप ज्यादा बेटर है ये लिखें कि दो पॉइंट्स, दो एडजेसेंट पॉइंट्स इसके अंदर जो कि सेम लूप में होते हैं वो इन फेज होते हैं। ठीक है, सो एडजेसेंट पॉइंट्स, ठीक है, विद इन अ लूप आप लिख दें या इंटरनोडल लूप लिख दें। यानी कि दो नोड्स के बिटवीन दे वाइब्रेट इन फेज, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता। आगे कहते हैं बेटे कि अ लॉन्ग ट्यूब इज ओपन एट वन एंड and it is closed at the other end by means of a piston that can be moved along the tube as shown. कहते हैं a loudspeaker producing sound of frequency 550 is held near the open end of the tube. The piston is moved along the tube and a loud sound is heard when the distance L. अब इन्होंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट या सेकंड, बस लाउड साउंड सुनाई दी है। Between the piston and the open end of the tube is 45 सेंटीमीटर। चले, अभी के लिए लेंथ दे दी 45 सेंटीमीटर्स। कहते हैं स्पीड ऑफ द साउंड इज 330, that the wavelength of the sound in the tube is 60 centimeters। बिल्कुल बताते हैं, v is equal to f lambda, स्पीड 330 है, फ्रीक्वेंसी 550 है, लैम्डा बना लेते हैं। आई थिंक शो दैट हो जाएगा 60 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब ये मार्क करवाएंगे आपसे कि 60 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है तो 45 सेंटीमीटर्स में क्या होगा, आई थिंक देख लेते हैं। कहते हैं नाउ मार्क ऑल द पोजीशंस अलोंग द ट्यूब ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नोड्स एंड एंटी नोड। देखो बेटे इसका आसान सॉल्यूशन ये है कि आप पहले सबसे किया ये करो कि आपके पास लैम्डा है 60 सेंटीमीटर्स, आप लैम्डा बाय 2 निकाल लिया करो, ये हो जाएगा 30। फिर आप निकाल लो लैम्डा बाय 4, ये हो जाएगा 15। देखो क्लोज ट्यूब के अंदर मैंने आपको बताया था हम मूव करते हैं नोड टू एंटी नोड, तो लैम्डा बाय 4 रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड। लैम्डा बाय 2 मेंशन करता है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और टू एंटी नोड्स। तो आई थिंक लैम्डा बाय 4 वाला अच्छा है 15 सेंटीमीटर्स के गैप से। तो सबसे पहले तो मैं एक ही बात मार्क करूंगा कि भाई क्लोज एंड पर चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास एक नोड रहेगा और ओपन एंड पर एंटी नोड रहेगा। पहले तो हम ये मार्क कर देते हैं, दिस इज गोना बी द नोड एंड दिस इज गोना बी एंटी नोड। लेकिन अब 45 सेंटीमीटर्स को मैं ब्रेक कर लेता हूं तीन पार्ट्स में, ऑलमोस्ट इक्वल। ये देखो ये हमने मार्क कर लिया। तो बेटे सपोज कर लेते हैं कि अगर हम नोड से स्टार्ट करें, ये 0 है, तो यहां पर आना चाहिए 15, यहाँ पर आना चाहिए 30 और ये आ जाएगा 45। गेट इट? और ये 15 का जो गैप है मैंने आपको नीचे बताया, कैलकुलेट करके भी दिखाया कि लैम्डा बाय 4 आ रहा है 50 सेंटीमीटर्स। लैम्डा बाय 4 रिप्रेजेंट करता है नोड और एंटी नोड के बिटवीन। सो आई थिंक यहाँ पर एक पॉइंट जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट जाएगा। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे क्लोज एंड से, तो 15 सेंटीमीटर्स के बाद यू कैन गेट एन एंटी नोड।
और फिर 15 सेंटीमीटर के बाद यू कैन गेट अ नोड, और फिर एक और एंटी नोड। मार्क कर लिए भाई हमने। We got 3 marks. Whoa. So guys, is this clear? चलो बेटे, hurry up. Come on, let me know. आगे चलते हैं। अब जनाब कहते हैं the frequency of the sound produced by the loudspeaker is gradually reduced. अब आपने कम करनी है। कहते हैं determine the lowest frequency at which a loud sound will be produced in the tube. देखो ब्रो, मैं नीचे जो मैंने बनाई थी उसको मैं उठा लेता हूँ। या चलें यार, इतनी देर में तो दोबारा बन जाएगी। देखें, ये आपके पास बेटे ट्यूब है, और पिस्टन जो है वो कहीं यहाँ पर है। ये मूव नहीं हुआ है, ये फिक्स है, ठीक है। ये पिस्टन आ गया। नीचे वाला जो गैप है ये अभी भी आपके पास 45 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इन्होंने कहा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बेटे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में तो यहाँ पर एक एंटी और ओपन एंड पर एक नोड बने, एंटी नोड बनेगा। दिस विल बी a node and this will be an anti node, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है दिस इज लैम्डा बाय 4। तो अब इसका मतलब है कि नाउ लैम्डा बाय 4 जो है ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर्स। तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास 180 सेंटीमीटर्स और 0.18 मीटर्स। अब मैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा दूं। स्पीड तो कांस्टेंट रहती है और वो दी हुई थी 330। फ्रीक्वेंसी निकालनी है जबकि वेवलेंथ आ गई है 0.18। I get the frequency buddy? ये 180 सेंटीमीटर, वेट मेरा माय मिस्टेक, 1.8 सेंटीमीटर मीटर्स हो जाएगा, मेरी मिस्टेक। अब बता दो। वन एटी थ्री, थैंक यू गौरव। तो बेटे इसका मतलब है दिस इज गोना बी 180 हर्ट्ज 3 मार्क के लिए। गॉट इट? क्लियर? देखता हूं अगर एक आध क्वेश्चन और है इसका, तो मूवेबल पिस्टन के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अच्छा, मई जून में तो नहीं है। लेट मी सी कि मेरे पास अक्टूबर नवंबर की फाइल अगर है तो जस्ट अ मिनट। जी, आई डू हैव अक्टूबर नवंबर एज वेल। तो यार ये ना, ये जो अभी ये फ्रेश फ्रेश है तो ये अभी हो जाएगा। माशाल्लाह इंटरनेट इज, मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ उसमें है या नहीं है। नहीं जी, अक्टूबर नवंबर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है।
So then I think guys stationery ki kal. So that's it from my side then. I'll see you inshallah tomorrow. Until then, Recording take care of stopped. yourself. Fi amanullah. Assalamu alaikum everybody. Take care.